हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि सुनक के बारे में। ऋषि सुनक कौन है और उनका इंडिया से क्या नाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आपको पता होगा कि ऋषि सुनक नए नए प्रधानमंत्री बने हैं यूके के, ब्रिटेन के। वही ब्रिटेन जिन्होंने भारत पे करीब 200 साल तक शासन किया, उसके प्रधानमंत्री बने हैं। और इस पे बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे भारतीय लोग गर्व कर रहे हैं कि एक भारतीय भारत की आज़ादी के 75वें साल में, जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। तो जानेंगे कि ऋषि सुनक का भारत से क्या नाता है, ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के क्या क्या चैलेंजेस हैं। उनको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा यूके में, ब्रिटेन में। और ऋषि सुनक और भारत में क्या रिश्ता होने वाला है आने वाले समय में। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और जो रोड मैप है 2030 इंडिया यूके रिलेशनशिप के लिए, उसको भी आगे ले जाने का दोनों नेताओं ने वादा किया है। तो आइए सीधा आते हैं हु इज ऋषि सुनक और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत और विश्व पे। ठीक है, तो ऋषि सुनक पहले एशियाई मूल के या फिर अफ्रीकन मूल के प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के। मैं अफ्रीकन और एशियन लफ्ज क्यों यूज कर रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन में हुआ था, इंग्लैंड में। और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, पापा उनके केन्या के हैं और माँ उनकी तंजानिया की हैं। तो वो दोनों अफ्रीका मूल से आते हैं। ईस्ट अफ्रीका का देश है केन्या और तंजानिया। ऋषि सुनक के माँ बाप वहीं के हैं। और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके जो दादा हैं, वो इंडिया से माइग्रेट किए थे। 1930s में वो माइग्रेट करके अफ्रीका चले गए थे और वहीं ऋषि सुनक के माँ बाप का जन्म हुआ था। और ऋषि सुनक के माँ बाप फिर अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका से यूके चले गए थे 1960s में। ठीक है, तो ऋषि सुनक के ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन हैं और अनडिवाइडेड इंडिया के लोग हैं। उनका जो रूट्स है वो पंजाब के गुजरनवाला में है। अभी गुजरनवाला पाकिस्तान, पंजाब में है। ठीक है, तो ये लाहौर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऋषि सुनक के ग्रैंड पेरेंट्स का इंडियन कनेक्शन है। उनके माता पिता अफ्रीका में जन्मे हैं और अफ्रीका से वो लोग यूके चले गए हैं और यूके में ऋषि सुनक का जन्म हुआ है। तो सबसे पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है, इसीलिए उनको एशियन ओरिजिन का या अफ्रीकन ओरिजिन का भी कहा जा रहा है। और वो हिंदू खत्री फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऋषि सुनक खुद एक डिवाउट हिंदू हैं और अपने हिंदू रूट्स के लिए काफ़ी प्राउड भी हैं और कभी भी उसको हाइड करने की या फिर छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं। He wears his Hindu identity on his sleeves and he always try to show it, express it wherever he can. So जब वो प्रधानमंत्री बने भी थे तो काफ़ी लोगों ने नोटिस किया उनके हाथ पे वो जो सीक्रेट थ्रेड जो हिंदू बांधते हैं, कलावा जिसको बोलते हैं। तो हिंदू गौ पूजन करते हुए भी उनको देखा गया है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए भी देखा गया है। तो ऋषि सुनक इज़ अ डिवाउट हिंदू एंड ऋषि सुनक अपने इंडियन रूट्स को भी एक्नॉलेज करते हैं। अभी उनका हाल ही में वीडियो वायरल हुआ है मामा को लेके, वो किसी मामा को अपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट बुलाते हैं। तो अब ये तो हुई उनके रिलीजियस और एथनिक आइडेंटिटी की बात। अब उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को देखते हैं। एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रांग है ऋषि सुनक का। उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की ऑक्सफोर्ड से और एमबीए किया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। स्टैनफोर्ड में ही वो अक्षता मूर्ति से मिले जो कि नारायण मूर्ति की बेटी हैं। और इनके लिए भी इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है इंग्लैंड में। फिर स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद इन्होंने एज एन एनालिस्ट काम किया गोल्डमैन सैक्स में और उसके बाद हेज फंड मैनेजमेंट फर्म्स में भी काम किया बाद में। पहली बार 2015 में रिचमंड, यॉर्कशायर से इलेक्टेड हुए ऑन द टिकट ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी। सो ब्रिटेन या यूके एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब पार्लियामेंट के सदस्य लोग चुनते हैं और वो पार्लियामेंट के सदस्य फिर अपना नेता चुनते हैं और वही नेता प्रधानमंत्री बनता है। सिमिलर है इंडिया में। इंडिया में हम लोग पार्लियामेंटेरियंस के लिए वोट करते हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस फिर अपना नेता चुनता है और वो नेता सदन का नेता होता है। तो यूके में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वहाँ भी लोग पार्लियामेंटेरियंस चुनते हैं। तो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस कंजर्वेटिव पार्टी के थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपना नेता ऋषि सुनक को इस बार चुना। 100 से ज़्यादा एमपी का सपोर्ट था इनको और इसके बाद ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता चुने गए। फिर प्रधानमंत्री बने किंग चार्ल्स III ने जब इनको अपॉइंट किया। ठीक है, अब आते हैं कि ये देखिए ऋषि सुनक का फेमस कोट है। आपको याद होगा कि ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच बोरिस जॉनसन जब रिजाइन किए थे तो एक लड़ाई हुई थी कि कंजर्वेटिव पार्टी का नया नेता कौन होगा, जिसमें लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को हरा दिया था। हालांकि 137 एमपी, 137 एमपी ऋषि सुनक के फेवर में थे और 130 एमपी लिज ट्रस के फेवर में थी। लेकिन फिर भी जो कॉमन टोरीज थे, कंजर्वेटिव पार्टी के जो सपोर्टर हैं, फॉलोअर हैं, मेंबर्स हैं, उनको टोरीज बोला जाता है। तो 57% के आसपास
जो कॉमन मेंबर्स थे, जो आम मेंबर थे कंजर्वेटिव पार्टी के, उन्होंने लिज ट्रस को सपोर्ट किया था और 43 के आसपास ऋषि सुनक को सपोर्ट किया था। तो कॉमन मेंबरशिप में ऋषि सुनक हार गए थे और लिज ट्रस जीत गई थी। तो जिसके बाद लिज ट्रस प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनकी अपनी पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक मिस्टेक्स की वजह से फाइनेंशियल मार्केट यूके का कोलैप्स की तरफ बढ़ा, जिसकी वार्निंग ऋषि सुनक ने पहले दी थी। तो ऋषि सुनक आज बोल सकते हैं कि मैंने आप लोगों को ऐसा कहा था कि लिज ट्रस की इकोनॉमिक पॉलिसी काम नहीं करेगी, और वही हुआ। लिज ट्रस को 45 दिनों के अंदर रिजाइन करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर से नया नेता चुना कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना, ऋषि सुनक को। सो पहले भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में बहुत पॉपुलर थे, हालांकि आम मेंबर्स ने लिज ट्रस को चुना था अपने प्रधानमंत्री के तौर पे। लेकिन ये ऋषि सुनक का फेमस कोट है जो मैंने उनके पार्लियामेंट्री जो पहले Q&A हुआ था, क्वेश्चन एंड आंसर, उससे लिया है कि लीडरशिप इज नॉट सेलिंग फेरी टेल्स। क्योंकि कोई कोई आपको हसीन सपने दिखाएगा, लेकिन लीडरशिप इज अबाउट कन्फ्रंटिंग चैलेंज। लीडरशिप का ये मतलब नहीं कि आप सपने दिखाएं, लीडरशिप का ये मतलब है कि आप चैलेंजेस को हेड ऑन लें, चैलेंजेस को टैकल करें, चैलेंजेस पे पार पाएं। तो ये अभी रिसेंट Q&A हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वहाँ के क्वेश्चन एंड आंसर से हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी कुछ सीखना चाहिए कि क्वेश्चन एंड आंसर बहुत ज़रूरी है। जनता के मुद्दे, जो जनता अपने पार्लियामेंटेरियंस चुनती है, उनके मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो बोथ ऑपोजिशन एंड द रूलिंग पार्टी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस कि क्वेश्चन एंड आंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हर एक सदस्य, हर एक पार्लियामेंट का सदस्य अपने हिस्से का, अपने इलाके का जो समस्या है उसको लेके सामने रख सकता है, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। रूलिंग पार्टी के MP भी खुद अपने मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये अच्छा चेक एंड बैलेंस है डेमोक्रेसी में। ठीक है, अब आते हैं कि ऋषि सुनक एज अ PM उनके लिए क्या चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक चैलेंज। इकोनॉमी ब्रिटेन की धीरे धीरे तबाही की तरफ जा रही है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है। इन्फ्लेशन हाई होता है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, रहना खाना सब कुछ महंगा हो जाता है। सो महंगाई बहुत बड़ी समस्या है और हाई इन्फ्लेशन को टैकल करना ऋषि सुनक के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस है जिसकी वजह से एनर्जी बहुत महंगी हो गई है यूरोप में, और अभी विंटर्स आने वाली है तो विंटर्स में एनर्जी की खपत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हीटिंग इक्विपमेंट्स, हीटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं यूरोप में, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इन्फ्लेशन बहुत हाई है। रशिया यूक्रेन की वजह से एनर्जी प्राइसेस सोर कर गई हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे अर्बन मिडिल क्लास, रूरल मिडिल क्लास सब लोग परेशान हैं। ठीक है, और कोविड से अर्थव्यवस्था इनकी उभर ही रही थी कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने इनको जकड़ लिया। ठीक है, अब ब्रिटेन में एक फिनोमिनन हुआ था ब्रेक्जिट, जिससे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने का निर्णय किया था। तो कंजर्वेटिव्स में भी दो हिस्से थे। एक मेजर हिस्सा था, उसने ब्रेक्जिट का समर्थन किया था, जिसमें ऋषि सुनक भी थे। तो ब्रेक्जिट से ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ है और ब्रिटेन को अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। पहले वो यूरोपियन यूनियन के इकोसिस्टम में काम करता था, उसके ट्रेड रिलेशंस में काम करता था। तो अब ब्रिटेन को अब एक अपना पाथ लेना है कि वो किस किस देशों से कैसे कैसे रिलेशंस बनाना चाहता है, ट्रेड बढ़ाना होगा। तो ब्रिटेन को ब्रेक्जिट के बाद, और काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं बार बार अभी रिसेंट में, तो उसका ब्रेक्जिट से बहुत बड़ा कनेक्शन है। ब्रेक्जिट एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम भी कोलैप्स कर रही है। तीसरा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, खास करके ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन को एड भी देना है, और एड कितना देना है, क्योंकि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही है। तो ब्रिटेन यूक्रेन को कैसे हेल्प करेगा, रशिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे, एनर्जी का क्या होगा, ये सब बड़े क्वेश्चंस हैं ब्रिटेन के सामने और ऋषि सुनक के सामने। चौथा बड़ा मुद्दा है इलीगल इमिग्रेशन का और कंजर्वेटिव पार्टी के अपने स्टैंड्स का। सो कंजर्वेटिव्स हमेशा एंटी इमिग्रेशन है कि इमिग्रेशन सबको नहीं मिलना चाहिए, इमिग्रेशन पे सख्त लॉ होने चाहिए। इन्हीं की एक MP है स्वेला ब्रेवरमैन, उनका काफ़ी अभी रिसेंट स्टेटमेंट वायरल हुआ था, विवाद भी हुआ था इंडिया में, कि वो बोल रही थी कि इंडियन अपने वीज़ाज़ को ओवरस्टे करते हैं, लेकिन इन्होंने उनको अपना मंत्री अपॉइंट किया है ऋषि सुनक ने। तो ये इमिग्रेशन पे क्या स्टैंड लेते हैं ऋषि सुनक, ये भी देखने वाली बात होगी, और ये ब्रिटेन के फ्यूचर को डिसाइड करेगी, क्योंकि ये लोग स्वेला ब्रेवरमैन, ऋषि सुनक, ये लोग खुद दूसरे ओरिजिन के हैं, और वो खुद उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स एज एन इमिग्रेशन पॉलिसी के थ्रू ही वहाँ गए हैं। और इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है। ठीक है, और चौथा है कि कंजर्वेटिव पार्टी में खुद यूनिटी रखना। सो इसीलिए ऋषि सुनक अपने कैबिनेट को यूनिटी वाला कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस हैं। अब इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी यही है कि ऋषि ने अच्छा काम किया था कोविड-19 पैंडेमिक में एज अ चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। सो ब्रिटेन का फाइनेंस मिनिस्टर को चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहते हैं। सो
ऋषि ने अच्छा काम किया था और उनके अच्छे काम की वजह से ही वो काफ़ी क्रेडिबल हैं कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज के बीच। और उनकी स्कीम्स जैसे ईट आउट टू हेल्प आउट, उन्होंने रेस्टोरेंट्स के लिए एक स्कीम निकाली थी कि ईट आउट टू हेल्प आउट, और कुछ ग्रांट्स भी दिए थे जैसे 330 बिलियन पाउंड्स इमरजेंसी सपोर्ट दिया था बिजनेसेस के लिए ताकि लोगों की नौकरी ना जाए, ठीक है। और फर्लो को एक्सटेंड किया था बार बार, जॉब रिटेंशन रखा था, यही बहुत बड़ा मुद्दा था और काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी था, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब बंद हो गया था तो, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको सराहा था। फिर इन्होंने बजट में कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेट पे जो टैक्स लगता है उसको इंक्रीज़ करने का बजट बनाया था। 25% 19% से 25% तक इंक्रीज़ करने को कहा था। लिज ट्रस ने उसको कम कर दिया था। उसी वजह से काफ़ी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई थी ब्रिटेन की। तो और ऋषि सुनक ये भी कहते हैं कि हमें टफ डिसीजंस लेने होंगे। सो टफ डिसीजंस इस मायने में भी देखे जा सकते हैं कि ऊबर रिच या सुपर रिच लोगों पे जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं उन पे टैक्स बढ़ सकता है ब्रिटेन में आने वाले समय में। एज अ ग्लोबल लीडर इन्होंने ग्लोबल मिनिमम टैक्स के लिए भी काफ़ी बैट किया था जब G7 की मीटिंग हो रही थी। तो ये मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के स्टैंड पे ही कायम है। कंजर्वेटिव पार्टी एक ऐसी राइट विंग आप बोल सकते हैं, सेंटर राइट बोल सकते हैं, जिनका जिनका ओल्ड ऑर्डर को कंजर्व करने का मनसा रहता है, ठीक है। पुराने ज़माने में ये कुछ और था, ये भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किए हैं और कंजर्वेटिव पार्टी में लीडर बनना एक नॉन वाइट का ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये भी पता चलता है कि ब्रिटेन अपनी मल्टी कल्चरल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगा है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे रेशियल वायलेंस के इंसिडेंट भी आते हैं, सुनने में मिलते हैं, लेकिन ब्रिटेन एज अ सोसाइटी दूसरे रेस के लोगों को एक्सेप्ट कर रहा है और अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जगह दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि इंडिया के साथ कैसा रिलेशन होगा। पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा है फ्री ट्रेड डील का। सो ब्रिटेन और इंडिया का एक फ्री ट्रेड डील होने वाला है जिसके लिए ब्रिटेन को काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि पोस्ट ब्रेग्जिट इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था है दुनिया की, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया और 6th लार्जेस्ट है यूके। तो इन दोनों के बीच अगर फ्री ट्रेड डील होगा तो दोनों देशों का फ़ायदा होगा और ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन अ पोस्ट ब्रेग्जिट सिनारियो। तो इसके लिए डेडलाइन थी दिवाली की, दिवाली तक ये पूरा हो जाना था, लेकिन अभी भी इसमें कुछ रिजर्वेशंस है दोनों साइड्स के, ठीक है। ब्रिटेन और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड $17 बिलियन के आसपास का था। इंडिया का एक्सपोर्ट 10.5 बिलियन था और इंपोर्ट था 7 बिलियन। सो दोनों साइड्स के ये रिजर्वेशन है कि डील जो होनी चाहिए वो फेयर और रेसिप्रोकल होनी चाहिए। उनके कुछ डिमांड्स हैं, हमारे कुछ डिमांड्स हैं, हमारे सर्विसेज और प्रोफेशनल्स के डिमांड है, क्योंकि ब्रिटेन, मैंने आपको बताया, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वहाँ के लोग बिंग एन आइलैंड लेसन, उनको स्पेस की हमेशा ये कहते हैं कि स्पेस कम है, स्पेस कम है, बाहर से लोग आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे सर्विसेज और प्रोफेशनल्स को क्योंकि भारत के लिए ब्रिटेन एक बहुत बड़ा आईटी मार्केट है, तो भारत कि आईटी प्रोफेशनल्स और सर्विसेज सेक्टर में जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो कैसे जाएंगे, तो उनका इमिग्रेशन और वीज़ा का मुद्दा रहता है, ठीक है। और ब्रिटेन और इंडिया ने एक रोड मैप तैयार किया है 2030 तक, एक अपने रिलेशंस के लिए कुछ गोल सेट किए हैं। सो उसी को 2030 रोड मैप फॉर इंडिया यूके रिलेशंस भी कहते हैं। अभी उनकी फॉरेन सेक्रेटरी आई थी इसी साल, तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया है और इंडिया और यूके कोऑपरेट कर सकते हैं इंडो पैसिफिक में। हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं बहुत सारे इशू में, तो इंडो पैसिफिक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक मेजर प्लेयर है इंडियन ओशन में, ठीक है। और ब्रिटेन एक फॉर्मर कॉलोनाइज़र रहा था इस एरिया में, उनके बेसिस भी हैं, उनकी टेरिटरीज भी हैं, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज, उनके बेसिस ओमान, केनिया, इन जगहों पे है। तो इंडिया और यूके साथ आके, ब्रिटेन और इंडिया साथ आके जो इंडियन ओशन रीजन में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, स्पेशली जबकि चाइना इतना एग्रेसिव हुआ जा रहा है। और ऋषि सुनक भी कहते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। तो कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक एक बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस वाला एरिया है इंडिया और यूके के बीच। और इंडिया और यूके का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी में, डिफेंस डील्स भी काफ़ी हो सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में दोनों देशों ने कोलैबोरेशन करने की ठानी है। तो ये सब की एरिया है और दोनों देश अगर साथ आएंगे तो दोनों देशों का म्यूचुअल फ़ायदा होगा। तो इसीलिए लीडर मैटर नहीं करता है, या ऋषि सुनक हो, डेविड कैमरून हो या टोनी ब्लेयर हो, कोई भी हो, पिछले 15-20 साल से इंडिया यूके के रिलेशन अपवर्ड्स ही गए हैं। सो कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, इंडिया यूके का रिलेशन अच्छा ही होगा, क्योंकि हम दोनों के जो इंटरेस्ट हैं, जो हित हैं, वो टकराते नहीं हैं, वो साझा हैं, हित हम लोग के एक है। सो एक कंट्री ग्रो करेगी तो दूसरा का ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा। और स्पेशली ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन को पार्टनर की तलाश है। सो ऋषि सुनक का बनना सिम्बॉलिकली अच्छा हो सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी और इंडिया में जैसे इमिग्रेशन का मुद्दा है उस पर मतभेद है, जैसा अभी मैंने सुएला वीरभद्रन का आपको बयान याद दिलाया। सो इन इरिटेंट्स पे काम करके मेजर एक बड़ा पिक्चर को देखते हुए दोनों देशों को साथ आना होगा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।